आइए सीधे काम की बात पर आते हैं। हम अक्सर ये मानते हैं कि अकादमिक सफलता का मतलब है दिन रात बिना रुके किताबों में सिर खपाना। लेकिन सच तो कुछ और ही है। साइंस हमें बताती है कि बेहतरीन ग्रेड्स सिर्फ आंख मूंद कर मेहनत करने से नहीं आते, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और एक अच्छे ऑप्टिमाइज्ड न्यूरोबायोलॉजी से जुड़े हैं। इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक सही स्टडी रूटीन हमारे दिमाग को सफलता के लिए पूरी तरह से प्रोग्राम कर सकता है। अब जरा इस 8% के आंकड़े पर गौर करते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना। डेटा साफ दिखाता है कि जो स्टूडेंट्स किसी गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव या ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, उनके फाइनल ग्रेड्स में सीधे सीधे 8% तक की गिरावट आ जाती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पढ़ाई के दौरान इग्नोर कर दें। सच तो ये है कि यही हमारी सीखने की क्षमता की असली नींव है। बिना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के हमारा दिमाग अपनी पूरी कॉग्निटिव क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। तो इस भारी भरकम तनाव से बचने और परफॉर्मेंस सुधारने का समाधान क्या है? इसके लिए हम इस स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलनेस को समझने से लेकर टाइम मैनेजमेंट और सोशल लर्निंग तक, ये पूरा एजेंडा एक ऐसा स्टडी रूटीन बनाने में मदद करेगा जो वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेलनेस और अचीवमेंट के उस गहरे कनेक्शन की। यहाँ सेलेटोजेनिक मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मॉडल हमें बताता है कि स्कूल या कॉलेज की लाइफ तभी सार्थक लगती है जब वो समझ में आने लायक और आसानी से मैनेज करने योग्य हो। असली दिमागी ताकत और लचीलापन यहीं से पैदा होता है। अब आते हैं हमारे पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर, अपने वर्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करना। आसान शब्दों में कहें तो पढ़ाई के लिए एक ऐसा फोकस जोन बनाना जहां ध्यान बिल्कुल न भटके। सुनने में ये बहुत ही आम बात लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। अपने डेस्क से फोन और गेमिंग डिवाइस को हटा देना सिर्फ कोई बड़े बुजुर्गों वाली सलाह नहीं है। ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को काटकर पढ़ाई की शुरुआत में ही एक जबरदस्त मोमेंटम बनाता है। जरा सोचिए, जब दिमाग को बार बार ये नहीं चुनना पड़ता कि फोन चेक करे या किताब पढ़ें, तो कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी थकान अपने आप काफी कम हो जाती है। इसके अलावा सही रोशनी, पानी और डिजिटल प्लानर का इस्तेमाल फोकस बनाए रखने में बहुत मदद करता है। फोकस जोन सेट करने के बाद बारी आती है स्टेप 2 की, योजना बनाना और प्राथमिकता तय करना। यानी अपना टास्क मैनेजमेंट कैसे करें ताकि काम का बोझ हावी न हो। जब असाइनमेंट्स का पहाड़ सामने हो तो घबराहट होना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पे ये आइजनहावर मैट्रिक्स एक सुपर हीरो की तरह काम आता है। ये मैट्रिक्स हमारे कामों को उनकी अर्जेंसी और अहमियत के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम उन कामों पर पहले फोकस करते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन तत्काल नहीं, तो हम उस आखिरी मिनट वाली पैनिक और स्ट्रेस से बच जाते हैं। और सच कहें तो यही वो स्ट्रेस है जो अक्सर रातों की नींद उड़ा देता है। योजना बनाने का एक और बहुत ही शानदार तरीका है SMART गोल फ्रेमवर्क। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखकर अक्सर डर लगता है, लेकिन ये फ्रेमवर्क उन डरावने प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में तोड़ देता है। जब हमारे लक्ष्य एकदम स्पेसिफिक, नापने लायक और एक तय समय सीमा के अंदर होते हैं, तो दिमाग को कोई भटकाव महसूस नहीं होता। उसे एक क्लियर रास्ता दिखता है, जिससे घबराहट कम होती है और काम शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, परफेक्शनिज्म को हराना। ये स्टेप खास तौर पे राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए है। अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट करने की जिद हमें शुरुआत ही नहीं करने देती। हमारा दिमाग फेल होने या गलती करने से डरता है। इस डर का एक बहुत ही मज़ेदार और साइकोलॉजिकल इलाज है जिसे कहते हैं अगली ड्राफ्टिंग। इसका मतलब है अपना पहला ड्राफ्ट जानबूझकर किसी ऐसे फॉन्ट में लिखना जो दिखने में बहुत ही अजीब या भद्दा हो। सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर है, लेकिन ये सच में काम करता है। ये तकनीक दिमाग से परफेक्ट दिखने का प्रेशर पूरी तरह हटा देती है, जिससे किसी मुश्किल काम को शुरू करने की मनोवैज्ञानिक लागत काफ़ी घट जाती है। इसी से जुड़ी एक और कमाल की तकनीक है फ्री राइटिंग। जब भी ऐसा लगे कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है, तो बस 15 मिनट का टाइमर सेट करें और लगातार लिखते जाएं। इस बीच न ग्रामर की चिंता करनी है, न स्पेलिंग की और न ही ऑर्गेनाइजेशन की। ये तरीका हमारे दिमाग के उस इंटरनल एडिटर को बाईपास कर देता है जो हर वक्त गलतियां निकालता रहता है। नतीजा ये होता है कि एकदम रॉ और नए आइडियाज का फ्लो शुरू हो जाता है।
और अगर पढ़ते या लिखते समय कोई अकादमिक विचार बहुत ज्यादा भारी या उलझा हुआ लगने लगे तो WRMI टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी कुछ समझ न आए तो बस इतना लिखना है, मेरे कहने का असली मतलब ये है कि, और फिर उसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में समझा देना है। ये एक जबरदस्त मेंटल रीसेट बटन की तरह काम करता है जो मुश्किल विचारों को एकदम साफ कर देता है। इसके बाद है स्टेप 4, समय का प्रबंधन करना। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे लंबे समय तक अपना मोमेंटम बनाए रखा जाए। लंबे स्टडी सेशंस के दौरान दिमाग का थक जाना बिल्कुल नॉर्मल है। इस मानसिक थकान को रोकने के लिए पोमोडोरो तकनीक किसी जादू से कम नहीं है। इसमें 25 मिनट का गहरा फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है। ये तकनीक इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल ज़रूरत को समझती है। हमारा दिमाग मशीन नहीं है, उसे जानकारी प्रोसेस करने और थकान से बचने के लिए इन नियमित ब्रेक्स की ज़रूरत होती है। बस ध्यान रहे, इन 5 मिनटों में फ़ोन पर डूम स्क्रोलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। समय के प्रबंधन के लिए टाइम ब्लॉकिंग भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें पूरे दिन के अलग अलग हिस्सों को खास कार्यों के लिए विजुअली सेट कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम कामों के बीच में थोड़ा बफर टाइम रख सकते हैं। इससे अगर कोई एक काम थोड़ा लंबा खिंच भी जाए तो पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होता और फोकस दिन भर बना रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप पर, स्टेप 5, सोशली सीखना। चलिए अपने सोशल ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। दूसरों के साथ मिलकर सीखना हमारी न्यूरोबायोलॉजी पर सीधा असर डालता है। ये तुलना वाकई हैरान करने वाली है। जब कोई पूरी तरह से अलग थलग होकर खुद को कमरे में बंद करके पढ़ता है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब सामाजिक जुड़ाव के साथ ग्रुप में पढ़ा जाता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। इससे अकादमिक आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब पढ़ाई के वक्त अलगाव बायोलॉजिकली नुकसानदेह है और सहयोग बेहद फायदेमंद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से इस सोशल इंटरैक्शन को किसी रिवॉर्ड की तरह देखते हैं। मेसोलिम्बिक पाथवे को ही ले लीजिए। ये सहयोग करने पर डोपामाइन छोड़ता है, जिससे पढ़ाई बोझ के बजाय एक गेम जैसी लगने लगती है। वहीं मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों को देखकर तेजी से नई चीजें सीखने में मदद करते हैं और मेंटलाइजिंग सिस्टम क्रिटिकल थिंकिंग को पैना करता है। तो देखा जाए तो सोशलाइज करना सच में एक स्टडी सुपर पावर है। और ये सब जुड़ता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के इस मशहूर सिद्धांत से। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वे एक साथ जुड़ जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब हम दोस्तों या सहपाठियों के साथ मिलकर सीखते हैं तो जानकारी हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क में एकदम पक्की तरह से छप जाती है। इससे याददाश्त लंबी और मजबूत होती है। तो एक हेल्दी और हाई परफॉर्मिंग स्टडी रूटीन के पीछे का पूरा साइंस अब बिल्कुल स्पष्ट है। वर्क स्पेस सेट करने से लेकर सोशल ब्रेन का फायदा उठाने तक हर कदम मायने रखता है। अब असली सवाल ये है कि इस एक्सप्लेनेशन से सीखी गई कौन सी तकनीक को अगले ही स्टडी सेशन में लागू किया जाने वाला है। बस एक छोटा सा बदलाव और एक बेहतरीन तनाव मुक्त सीखने के सफर की शुरुआत हो सकती है। तो सोचिए और आज ही एक्शन लीजिए।